हेलो मेरे साइंस वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए आज के इस लेक्चर में मैं डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर लेकर आया हूं फॉर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th सीबीएसई एग्जामिनेशन। आपको याद होगा इससे पहले मैंने नॉन साइंस बच्चों के लिए डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए जरा अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साइंस वाले बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सीबीएसई 2023 एग्जाम्स क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हैव रेस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। Rest does not mean using mobile phone, watching television or other electronic devices. It means complete rest. अब होता यह है कि जब आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ते हुए अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तो कुछ बच्चे रेस्ट लेने के समय पर मोबाइल फ़ोन यूज करना शुरू कर देते हैं या फिर टीवी देखने चले जाते हैं। तो आपको ये सब काम नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, समझे। 6 मार्च को आप फिजिक्स का पेपर देकर आए हो और अब 11 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप लगातार स्टडी करते हुए बीच में शॉर्ट इंटरवल्स का ब्रेक ले रहे हो तो उसमें कंप्लीट रेस्ट करो, समझे बच्चों। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, हैव योर मील ऑन टाइम, लिक्विड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड, यानी पानी ज़्यादा पियो, जूस पियो या फिर शिकंजी भी पी सकते हो। प्लीज गो टू द बेड ऑन टाइम एंड टेक अ साउंड स्लीप। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे बच्चों तो सपने में भी मैथ की प्रिपरेशन करते हुए अपने आप को देखोगे, तो अच्छे से नींद लेना भी जरूरी है, ठीक है बच्चों। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, कीप इन माइंड दैट यू डू नॉट हैव मच टाइम व्हेन कंपेयरिंग टू नॉन साइंस स्टूडेंट्स। यानी अगर आप कॉमर्स वाले बच्चों से कंपेयर करें कि उनको कितना गैप मिला था मैथ और इंग्लिश एग्जाम्स के बीच में, उतना गैप आपको नहीं मिला है, तो आपको जबरदस्त तरीके से स्टडी करनी है। मैंने आगे क्या लिखा हुआ है जैसा कि आप पढ़ पाएंगे, देयरफॉर प्लीज डू मोर वर्क इन द इनिशियल डेज आफ्टर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन ऑन 6 मार्च। मतलब यह है कि शुरू के दिनों में यानी 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, लगभग इन 3 दिनों में आपको जबरदस्त तरीके से स्टडी करनी है। इनफैक्ट बच्चों 6 मार्च को जो आपके पास समय बचेगा आफ्टर फिजिक्स एग्जाम्स व्हेन यू रीच एट होम एंड टेक सम रेस्ट, तो उसके बाद आपको 6 मार्च से ही अपने मैथ के लिए लग जाना है जी जान से। 8 मार्च को क्या है, 8 मार्च को होली है, लेकिन आपके लिए होली है या नहीं ये तो आप ही को डिसाइड करना है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो बच्चों। While you do chapter wise revision, do mark और prepare a list of important और tricky और hot questions। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, आप तो साइंस वाले बच्चे हो ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत है। आप में से तो ज्यादातर बच्चों को इसका डायरेक्ट आंसर पता होगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन को आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते हुए भी प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो आप लल्लू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हो और आप ये बात भूल गए हो कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से कि हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन लल्लू पंजू टाइप के होते हैं, यानी बहुत सिंपल होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आपने चैप्टर 1 में देखा हो या चैप्टर 2 में देखा हो या चैप्टर 5 में देखा हो, यानी किसी भी चैप्टर में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हो जिनको आप पहले भी 2 बार 3 बार या 4 बार सॉल्व कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी स्टेप पे जाके अटक जाते हो अभी भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रिकी क्वेश्चंस की लिस्ट में रखो, हॉट्स क्वेश्चन की लिस्ट में रखो, उनको मार्क करके रखो। जब ये काम आप कर लोगे तो इसका फायदा क्या होगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है। अब मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, डेट वाइज प्रिपरेशन प्लानर फॉर साइंस स्टूडेंट्स। तो यहां पर 6 मार्च से ही अपना काम हम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास समय ज्यादा नहीं है, तो 6 मार्च को फिजिक्स का एग्जाम देकर जब घर पहुंचो थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर इवनिंग में अब 5 बजे से या 6 बजे से या कब से यह आपको डिसाइड करना होगा कि इवनिंग ऑफ 6 मार्च को आप कब से मैथ की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान रखना, जो प्लानर मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं इसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस प्लानर को आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फॉलो करेंगे तो फायदेमंद रहेगा। मतलब मेरा मतलब यह है कि कोई चैप्टर अगर मैंने किसी पर्टिकुलर डेट के लिए मेंशन किया है और उस चैप्टर को आप उस डेट पर फिनिश नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, आप उस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन अगली डेट पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम 6 मार्च की इवनिंग से एलपीपी को उठाएंगे, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, इनमें कंसेप्ट्स की जरूरत होती है। अदरवाइज एलपीपी ज्यादातर बच्चों के लिए सिंपल होता है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं एलपीपी के, ये दोनों ही टाइप के प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में हैं। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीटेड हैं एलपीपी में से, लेकिन अगर आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जाम्स में एलपीपी के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए थे, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से एलपीपी आपका कवर हो जाएगा। वैसे एक बात सुनना, जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो उसमें हमें एक डॉटेड लाइन प्रिपेयर करना होता है ग्राफ पेपर पर। उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी वहां पर लिखनी पड़ती है, कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो आप स्टेटमेंट लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डॉटेड लाइन वाला कंसेप्ट इन द केस ऑफ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद 6 मार्च में ही, यानी अब नाइट का समय आ गया होगा आपके लिए, अब इसी तारीख में आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक भी उठाना है। हम कोशिश तो करेंगे कि इसी डेट में ये चैप्टर खत्म हो जाए, लेकिन अगर कुछ पोर्शन इसका बच जाएगा तो कोई बात नहीं, अगली डेट यानी 7 मार्च को कर लेंगे। तो यहां पर अब रिलेशन एंड फंक्शन में हमें क्या क्या करना है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें यह प्रूव करना होता है कि गिवन रिलेशन इज नॉन ट्रांजिटिव या नॉन रिफ्लेक्सिव या नॉन सिमेट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करना होता है। तो उन एग्जांपल्स को अगर आप देखकर चले जाओगे तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। एग्जाम हॉल में आप एग्जांपल सोचने में समय वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, फिर इसके बाद आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है बच्चों। ठीक है, 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है ऑन इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी 1-1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, इनके क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू प्रूव अ गिवन फंक्शन एज 1-1 या एज ए ऑन टू फंक्शन, तो ये सब आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपको देखकर जाने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। इन पे क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाए पेपर में तो फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इनके क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मोर ओवर, रिलेशन एंड फंक्शन में से हो सकता है कि केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन ना आ जाए आपके लिए, तो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वैसे भी आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी टाइप के, तो क्या पता एक क्वेश्चन इसका दे रखा हो, किसका, रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है बच्चों, तो जितना भी काम आप 6 मार्च को इस चैप्टर का कर लेंगे तो बेटर है, पूरा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर कुछ पोर्शन रिलेशन एंड फंक्शन का बच जाएगा तो अर्ली मॉर्निंग ऑफ 7 मार्च को उसे पूरा कर लेना। मतलब अब हम 7 मार्च की डेट पर पहुंच चुके हैं। इस डेट में हम लोग इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से स्टार्टिंग करेंगे, जो कि छोटा टॉपिक है, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। मैंने यहां लिखा हुआ है सम टॉपिक्स, आई विल एलोबरेट, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो। तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में सबसे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच एंड एवरी इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस आपके टिप्स पर होनी चाहिए, इनके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ये भी सिलेबस में है, इसको भी देख के चले जाना, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा हो 1 मार्कर या 2 मार्कर ग्राफ के ऊपर भी। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं।
ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के क्वेश्चन तो नॉर्मल से हैं, जिनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन एक बात सुनना बच्चों, क्या आप लोगों को यह लगता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस आपको मेमोराइज नहीं करने चाहिए? करने तो चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक में इससे आपको काफी फायदा होगा अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को मेमोराइज कर लोगे। समझे? तो यहां पर अब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। फिर इसके बाद रिलेशन बिटवीन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। कुछ बच्चे डिफरेंशियबिलिटी कैसे प्रूव की जाती है किसी फंक्शन के लिए किसी गिवन पॉइंट पे, इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है उसे भूल जाते हैं। आपको डिफरेंशियबिलिटी के 2-4 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे भी कॉन्टिन्यूटी ज्यादातर बच्चों के लिए आसान होता है। फिर इसके बाद हमें डेरिवेटिव के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डेरिवेटिव ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अब जब इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के डेरिवेटिव की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने अभी तो कहा था आपको। फिर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव आपको करने हैं। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मूलाए ये भी आपको करने हैं। इंप्लिसिट फंक्शंस के भी डेरिवेटिव करने हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव करने हैं। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन द क्वेश्चंस ऑफ फाइंडिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, तो उनके क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं डिफरेंशिएशन के, उनके क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख कर जाना। ठीक है बच्चों। अब जैसा कि मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए कुछ टॉपिक्स की बात की है, यहां पर आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे। मतलब यह है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे हैं। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये छोटे टॉपिक हैं, इनको आप 7 मार्च को ही फिनिश कर लेना। फिर भी अगर कुछ पोर्शन बच जाए तो कोई बात नहीं, 8 मार्च को कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग में उठकर। ठीक है बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस भी केस स्टडी टाइप के लिए बनाए जा सकते हैं। समझे? अगर आपको ध्यान हो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो पहला केस स्टडी क्वेश्चन था, क्या उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात की गई थी? यस और नो? जरा देख कर आओ और मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ हम लोग पहुंचेंगे 8 मार्च को। तो 8 मार्च की डेट पर हम क्या करने वाले हैं? हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, जो इसके बचे हुए टॉपिक थे उनको हम कंप्लीट करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन की भी बात हम करेंगे 8 मार्च को ही। मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसे हम करने वाले हैं 8 मार्च को। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के भी क्वेश्चंस करने हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वाले क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको पता होगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा में से मोटे तौर पे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके ऊपर केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आने के तो लगभग 100% चांस हैं। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन की बारी आ जाएगी। इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स, यानी इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाए, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स मेथड, मिसलेनियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, ये सब आपको देखने हैं बच्चों। बाय पार्ट्स मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है इंटीग्रेशन में से। फिर इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपको आनी चाहिए, और उनके प्रूफ भी आपको करने हैं, क्योंकि प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तो करोगे ही, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन प्रॉपर्टीज को भी मेमोराइज करो और उनका प्रूफ भी करके जाना। ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस इस चैप्टर में हैं बच्चों। ठीक है। फिर इसके बाद अब 9 मार्च की बारी है, लेकिन अगर कुछ पोर्शन इंटीग्रेशन का पेंडिंग रह गया हो 8 मार्च के लिए, तो कोई बात नहीं, उसे आप 9 मार्च की अर्ली मॉर्निंग में कर लेना। 9 मार्च को इसके अलावा हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस,
वेक्टर अलजेब्रा एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम एरिया वाला टॉपिक करेंगे, जिसमें हमें एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल और पैराबोला और एलिप्सेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर एंड डिग्री, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं बच्चों। समझ रहे हो? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 मार्कर क्वेश्चन तो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी था इस कंसेप्ट के ऊपर। फिर इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको करना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपको करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के 3 अलग अलग मेथड आपको देखने हैं। एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये भी आपको देखना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कैसे करते हैं ये भी देख लेना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे निकालते हैं ये भी आप देख लेना। फिर इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, दोनों टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में होंगे। आई होप आप लोगों को यह बात तो पता होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन फैक्टर हम फाइंड करते हैं उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कर लेना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि वेक्टर और 3D अभी बचे हुए हैं 9 मार्च के वर्क शेड्यूल में। तो यहां पर हम वेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग टाइप के जो वेक्टर्स हैं उनकी डेफिनेशन देखेंगे, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ये क्या होता है ये भी हमें सीखने हैं, इनके क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है बच्चों? फिर इसके बाद बारी आएगी डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की, इससे जुड़े हुए फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है। ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ये भी आपको सीखना है। फिर इसके बाद सेक्शन फॉर्मूलों की बारी है, यानी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, कुछ समझ में आया? तो सेक्शन फॉर्मूलों के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से देखकर जाने हैं। फिर इसके बाद बच्चों हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और इनके सभी फॉर्मूले, सभी प्रॉपर्टीज, सभी ऑब्जर्वेशंस को भी हम सीखेंगे। वैसे वेक्टर्स के ऊपर मैंने 1 शॉट लेक्चर भी बनाया हुआ है, और किस किस टॉपिक पे मैंने 1 शॉट लेक्चर बनाए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद बारी आएगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर की। तो उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग टाइप के जो लाइंस की इक्वेशन है उनके फॉर्मूलों को देखकर जाना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको देखकर जाने हैं। मतलब एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूलों को देख लेना, यानी एसडी बिटवीन स्क्यू लाइंस, एसडी बिटवीन पैरेलल लाइंस, इन दोनों के फॉर्मूलों को देख लेना। कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। फिर इसके बाद हम इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन ये भी सीखेंगे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ गिवन पॉइंट इन द लाइन, इसके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। फिर इसके बाद केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, वेक्टर के भी और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के भी। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, लास्ट एकेडमिक सेशन में टर्म सेकंड के एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से आ गया था, समझे? तो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद 10th मार्च की बारी है। अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से कुछ पोर्शन बच गया होगा 9th मार्च से, तो कोई बात नहीं, 10th मार्च की अर्ली मॉर्निंग में कर लेना, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। अब हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वैसे तो ये दोनों टॉपिक यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स काफी आसान हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो इनमें लंबे होते हैं ना, काफी टाइम कंज्यूम होता है। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टाइप ऑफ इवेंट्स के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनके क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन सीबीएसई एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनके क्वेश्चंस करने हैं। फिर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल के भी क्वेश्चंस करने हैं। एक बात सुनना ध्यान से, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आपके सिलेबस में है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस काफी हाई हैं। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बारी आएगी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। आपको डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस के डेफिनेशन देखनी है। फिर उसके बाद आपको अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस भी देखने हैं और उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज भी आपको सीखनी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस भी आपको सीखना है और इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये सब आपको सीखना है। डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब इस टाइप के प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको करने हैं। आई होप आपको याद होगा सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में इस टाइप के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब यही दो प्रॉपर्टी होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने बस ये कहा कि इस टाइप के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बड़े आराम से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको आने तो चाहिए। फिर इसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस भी आपको निकालना सीखना है और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी आपको सीखना है, इनके क्वेश्चंस भी करने हैं। समझे? किस कंडीशन में गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मैट्रिक्स मेथड से अगर हमको यह पता करना हो तो क्या तरीका होगा, जरा सोच के देखना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। फिर इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। वेल, इसका क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आपके पेपर में पक्का आएगा, वो भी 5 मार्कर, तो इसके क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। फिर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कर लेना, क्योंकि उनको इजीली केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब मुझे उम्मीद है कि 10th मार्च को आप लोग ये सारा काम शाम के 5-6 बजे तक तो कर लेंगे। उसके बाद आधा पौना घंटा 1 घंटे का रेस्ट लेकर आप शाम को 7 से 10 बजे के बीच में, यानी 3 घंटे के लिए कम से कम एक सैंपल पेपर जरूर कर लेना। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, सैंपल पेपर मत करना, बट अगर समय है तो कम से कम एक सैंपल पेपर प्रॉपर वे में जरूर अटेम्प्ट कर लेना। इनफैक्ट एलपीपी का क्वेश्चन करना हो तो पेंसिल और ग्राफ पेपर की हेल्प से ही करना। मतलब आपको सैंपल पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप अपना बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो कम से कम एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने का समय हो तो कर लेना, फिर उसके बाद अच्छे से सो जाना। आई होप अगले दिन आप लोग अपना पेपर अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी बच्चों, कि जब आप लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट, ट्रिकी एंड हॉट्स क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है। जो लिस्ट आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर की होगी, इसका आप क्या करोगे? तो अगर आपके पास 10th मार्च की लेट इवनिंग में समय है तो इन ट्रिकी, इंपॉर्टेंट या हॉट्स क्वेश्चंस को देख लेना। अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, 11th मार्च को अर्ली मॉर्निंग में इन क्वेश्चंस को देखना। समझे कैसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं? ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन हर बार जब आप उसको फ्रेश तरीके से सॉल्व करते हो तो किसी ना किसी स्टेप में आप जाके अटक जाते हो। ऐसे क्वेश्चंस की आपको लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है जब आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हों। समझे? तो ये काम अगर आप कर लेंगे तो 11th मार्च को जब आप पेपर लिखेंगे तो सुपर कॉन्फिडेंट होंगे। समझे बच्चों? यहां पर आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, डू रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मतलब अलग अलग टॉपिक में अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं। कुछ फॉर्मूलों में कुछ बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन में, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। कुछ बच्चों को तो कंफ्यूजन डेरिवेटिव के फॉर्मूलों में भी हो जाता है। इनफैक्ट कंफ्यूजन तो कहीं भी हो सकता है। तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट मिले, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश दिखे, ऐसे फॉर्मूलों को आप एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले देख कर जाना। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले देखकर जाना, एग्जाम हॉल में लेके मत चले जाना। समझे? पेपर कैंसिल हो जाएगा, कैरियर चौपट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद मैंने यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी है आपके लिए, पढ़ के देखो मैंने क्या लिखा हुआ है।
इन द मॉर्निंग ऑफ 11th मार्च, यानी 11 मार्च की सुबह आप क्या करेंगे, जब आप एग्जामिनेशन वेन्यू पे पहुंचोगे। एग्जामिनेशन वेन्यू बोला मैंने, यानी अभी आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं किया होगा, अपने एग्जाम सेंटर के बाहर आप पहुंचे हैं, तो वहां पर अपने दोस्तों के साथ गॉसिप में मत लगना, समझे। कई बार क्या होता है ना, कोई फ्रेंड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना, उस क्वेश्चन को देखकर आपका कॉन्फिडेंस पता चले ऊपर से नीचे आ गया, पाताल लोक में पहुंच गया, बस आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहीं पर कॉन्फिडेंस हिल जाता है अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना नहीं आता हो तो बेटर ये है कि गॉसिप्स को अवॉइड करो, फ्रेंड सर्कल को अवॉइड करो, किसी ऐसे कोने में जाके बैठो कि आपके दोस्तों को पता भी ना चले, और जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर करने का टाइम हो तो डायरेक्टली अपने एग्जाम हॉल में चले जाओ, ठीक है। बिलीव मी बच्चों, यू हैव डन अ वेरी गुड एंड प्लान्ड स्टडी एंड योर एग्जामिनेशन विल गो फैंटास्टिकली फैंटेबुलस, समझे। With a lot of blessings, OP Gupta, author and math mentor, Indra Award winner. I am running my coaching classes at the OP Gupta Advanced Math Classes, Think Academy, Najafgarh. अगर आप लोग चाहें तो अपने जूनियर्स को हमारा कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है बच्चों। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी क्रिएट किए हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मोर ओवर, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों। अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दूं, आप लोग अगर चाहें तो हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बुक भी परचेज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मैथ मिशन फॉर 12th। इट कंटेन्स चैप्टर वाइज फॉर्मूला क्लस्टर, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, case study questions and assertion reason type questions along with the answer of each and every question. Moreover, आप लोग हमारी प्लेजर टेस्ट सीरीज वाली बुक भी परचेज कर सकते हो। वैसे तो CBSE 21 सैंपल पेपर वाली बुक आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन CBSE 11 सैंपल पेपर वाली बुक अभी भी स्टॉक में है। आप चाहें तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करेंगे तो आपको ये बुक कम रेट पर भी मिलेगी और जल्दी भी मिलेगी। फास्टर डिलीवरी ऑप्शंस आर अवेलेबल इफ यू ऑर्डर द बुक्स ऑन व्हाट्सएप। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग ये बुक परचेज ना करना चाहो तो डोंट वरी, आपके लिए फ्री सैंपल पेपर्स के PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मिल तो रहे होंगे। अगर ये बुक्स आप लोगों के पास है या इनमें से कोई सी भी बुक आपके पास है तो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने सिटी का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।